दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मैं शारदा आप सभी का पीसीएस की दुनिया में स्वागत करती हूँ। दोस्त, अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आप लोग अपना प्रॉपर ध्यान रखिए, खाना पीना से लेके अपने हेल्थ का, और मैक्सिमम टाइम अपने पढ़ाई को दीजिए। जितना खुद को अभी कंसंट्रेट करेंगे, एग्ज़ामिनेशन हॉल में निकलने के बाद उतना ही खुश रहेंगे। हम लोग जो है वो बजट का रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए हैं। बजट हमने एक बार करवा दिया है, बट ओवरऑल एक बार फिर से करवा देते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो पक्का रहेगा। तो उस 5-7 क्वेश्चन को बिल्कुल सुनिश्चित कर लेना है। तो चलिए, जैसे 70वीं में देखिएगा, यही क्वेश्चन पूछ दिया था कि बजट को किसने पेश किया। तो ये वित्त मंत्री करते हैं, और वित्त मंत्री बिहार के कौन हैं? उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री भी हैं, सॉरी मुख्यमंत्री लिखा गया है, सम्राट चौधरी। ये विधानसभा में बजट पेश करते हैं। बजट का जो आकार होता है वो 3,16,895 करोड़ का जो है ये बजट है। पिछले वर्ष की तुलना में अगर देखें तो इसमें 13.6% की वृद्धि हुई है। तो इसमें जो है परसेंट की वृद्धि तो नहीं पूछता है, बट आकार जरूर पूछता है। तो ये आकार है 3,16,895 करोड़। 3 और 4 एक जोड़ दीजिए, 4 4 चक 16 और 8 देखिए, ऐसे याद रहेगा। ठीक है, 4 चक 16, 4 दूनी 8, तो 3 16 8। ठीक है, जो है इसमें पिछले बार की तुलना में जो 13.6% की वृद्धि हुई, इस वृद्धि पे सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि ये जो वृद्धि हुई है हमारा बजट के आकार में, उसका यूज़ हम सर्वांगीण विकास के लिए करेंगे। अब आपको पता ही है कि सर्वांगीण विकास और सबका विकास को लेके, और बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री दोनों का नज़रिया लगभग एक जैसा है। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वहीं मुख्यमंत्री जी कहते हैं न्याय के साथ विकास हो, बट न्याय के साथ हो। किसी एक वर्ग का विकास हो, दूसरे वर्ग का ना हो, ऐसा ना हो। साथ ही एक क्षेत्र का हो, दूसरे क्षेत्र का ना हो, तो ऐसा भी ना हो। यानी सर्वांगीण विकास, यानी समावेशी विकास, यानी सबका विकास। अब देखिए, सबका विकास के लिए सरकार जो है वो खर्चा, जो आय आता है उसको वो खर्चा करेगी। जैसे आप पढ़ते होंगे बजट में, बजट के 2 स्रोत होते हैं, एक आय होता है, एक व्यय होता है। जो आय होता है वो आपका 2 होता है, एक कर से प्राप्त होता है, एक गैर कर से होता है। जो कर से भी होता है, प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। और व्यय को क्या किया है बिहार सरकार ने, इसको 3 भाग में बांट दिया है। एक सामाजिक व्यय, दूसरा आर्थिक व्यय, तीसरा सामान्य प्रशासन। ओवरऑल जो व्यय है वो सबसे अधिक सामाजिक क्षेत्र पे किया गया है, और सामाजिक क्षेत्र में भी शिक्षा में। अगर ये पूछे समग्र सबसे अधिक किस पे व्यय है, तो वो शिक्षा में है। शिक्षा में कुल जीडीपी का 19.24% व्यय किया गया है। और आर्थिक व्यय में पूछे तो सबसे अधिक ऊर्जा में क्षेत्र में किया गया है, और दूसरा जो है परिवहन में। अब पूर्वोदय योजना, ये केंद्र सरकार की योजना है, और इसमें 5 स्टेट को शामिल किया गया है, जिसमें एक बिहार भी है। और इसका उद्देश्य है जो पूर्वी भारत के जो राज्य हैं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, पर्यटन का डेवलपमेंट, ऊर्जा का डेवलपमेंट। अब इसमें बजट में कहा गया है, या फिर जो हमारे उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि बिहार जो है वो वित्तीय अनुशासन का पालन करती है। वित्तीय अनुशासन से क्या आशय है कि जो बजट के जो घाटा होते हैं, जो हमारा FRBM एक्ट है उसके तहत ही हमने उन लक्ष्यों को रखा है। जैसे अगर राजस्व घाटा देखिएगा तो बिहार का अधिशेष है, यानी कि हमने आय ज़्यादा किया है, व्यय कम किया है। मतलब व्यय कम नहीं किया है, बट आय हमने कर से या अनुदान से या अन्य स्रोतों से हमने ज़्यादा प्राप्त किया है। प्राथमिक घाटा टोटल जीडीपी का, SGDP का 2.14 है। राजकोषीय घाटा 2.98 है। जो FRBM एक्ट 2003 है उसके तहत जो राजकोषीय घाटा 3% का टारगेट रखा गया है। मतलब हम जो है वित्तीय अनुशासन में चलते हैं, हम ऐसा व्यय नहीं करते। क्योंकि राजकोषीय घाटा में क्या होता है दोस्त, कि जो कुल आय होता है में से कुल व्यय अगर अधिक हो जाए कुल आय से, और आय में क्या होता है, नॉन डेट रिसिट्स होता है। नॉन डेट रिसिट्स का मतलब क्या होता है कि जो राजस्व आय है और पूंजीगत आय में एक्चुअली क्या होता है, जो हम ऋण लेते हैं, मार्केट बोरोइंग, वो भी रहता है। तो
तो हमारे ऊपर क्या हो जाता है, देयता। इससे एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं रहते हैं और आप जो है आपके घर से 10 रुपया आता है और आप खर्चा 20 रुपया है, और 10 रुपया कहाँ से लाएंगे, ऋण लेंगे। तो ऋण लेंगे तो आपको तो चुकाना ना पड़ेगा, तो उसको जब माइनस कर देते हैं तो वो राजकोषीय घाटा होता है। यानी कि भ्रम की स्थिति ना पैदा हो। हमारे घर से 10 रुपया आता है तो हम 10 रुपया में कितना खर्चा किए, वही इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए बजट के जो टोटल सारांश है, यानी सब डिपार्टमेंट में जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं, वो हम लोग फिर से क्या करेंगे, हर डिपार्टमेंट के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उसको एक साथ अलग से देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, सबसे पहला है कृषि। कृषि में क्या बोला गया है कि कृषि के जो बाजार प्रांगण है उसका आधुनिकीकरण किया जाएगा, उसका समुचित विकास किया जाएगा। तो इसमें कितने टोटल कृषि प्रांगण को लिया गया है, तो इसमें 21 टोटल कृषि बाजार को लिया गया है, जिसकी लागत राशि 1,0289 करोड़ रुपया होगा। इसमें क्या होगा, और साथ ही दूसरा इसमें बोला गया है जितनी भी बाजार समिति हैं, क्योंकि जो एपीएमसी एक्ट है उसको बिहार ने ख़त्म कर दिया है, तो वहाँ पे उसकी जगह पे बाजार समिति आया था, तो उसको क्रियान्वित किया जाएगा। दूसरा जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि जो सहकारिता विभाग है उससे 504 सीट हैं टोटल, और जितने भी सहकारी डिपार्टमेंट के तहत योजना को शुरू किया गया है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है वो एमएसएमई का निर्धारण और जो तय किया जाएगा एमएसपी, उसका विक्रय, ये दोनों जो है वो सहकारी समिति के द्वारा किया जाएगा, जिसमें दोनों के सहयोग और समन्वय से, एक है एनसीसीएफ और दूसरा है नाफेड। तो दोनों कई बार पूछा है नाफेड क्या है, तो ये सहकारिता समिति है, साथ ही एनसीसीएफ, इससे 2 क्वेश्चन बन सकता है। एक तो ये है क्या, या इसका पूरा जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन। इसके तहत क्या होगा, जितने भी दलहनी जो फसल हैं उसका एमएसपी तय किया जाएगा और उस मूल्य पे किसान से खरीदा जाएगा, ताकि जो दलहन है उसके उत्पादकता को बढ़ा सके और किसान की आय को दुगुना कर सके। साथ ही दलहन को गरीब का पोषण कहा जाता है, मतलब प्रोटीन को जो मांस नहीं खाते हैं वो, साथ ही जो गरीब लोग हैं जो मांस मछली नहीं खा सकते, उनको पोषण को सुनिश्चित करने का एक बेहतर माध्यम है। जो है दलहन देखें तो सबसे अधिक बिहार में पटना में उगता है। ये कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी। पढ़ते ही होंगे आप लोग कि जो फसल हमारा उगता है उसका बहुत सारा % ऐसे बर्बाद हो जाता है, जो स्पेशली जो जैसे सब्जी हो गया इस सब का। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, जो अनुमंडल और सभी ब्लॉक स्तर पे कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी। इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, एक फसल को बर्बाद करना, और दूसरी बार कहीं क्या होता है कि किसान जो है उनको रखने का कोई उचित साधन या नहीं होता है, तो औने पौने दाम पे वो बेच देते हैं, जिससे उनकी जो उनकी जितना उनको आय होना चाहिए उस अनुरूप उनके उत्पाद को मूल्य नहीं मिल पाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तरकारी सुधा आउटलेट, इसमें देखिए 2 शब्द है, तरकारी और सुधा। मतलब ये है कि ये जो है ये क्या करेगी, ये PUCI मतलब प्राथमिक सब्जी उत्पाद सहकारी समिति, ये भी सहकारी समिति से रिलेटेड है। इसके तहत क्या होता है, जैसे FAO पढ़ते हैं ना, फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO, वैसे ही सब्जी के लिए, सब्जी के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए PUCS है। तो इसके तहत जो ये समिति होगी जो सब्जी का उत्पादन करेगी, उसको क्या करेगा, भेजफेड खरीद लेगा। भेजफेड भी क्या है, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एक संस्था है। देखिए हम लोगों ने 3 सहकारी समिति पढ़ ली है, तो ध्यान दीजिएगा एकदम क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका उद्देश्य है किसान की आय को बढ़ावा देना और कृषि, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, कृषि निर्यात में बढ़ावा देना। जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी आया है उसमें हमारा एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है वो भी मैक्सिमम जो है वो बढ़े। इसके लिए एक सभी ब्लॉक स्तर पे तरकारी सुधा आउटलेट बनाया जाएगा। मतलब ये पूछ सकता है कि एक तो यही पूछ सकता है कि तरकारी सुधा आउटलेट है क्या, तो इसमें भेजफेड और सुधा मिलके, जैसे सुधा का आप देखते होंगे हर जगह आउटलेट होता है, वैसे ही खोलेगा।
किसके लिए? तरकारी और सुधा। जैसे आप देखते होंगे पटना वगैरह में भी बहुत सारे होते हैं फ्रेश करके, रिलायंस फ्रेश, इस तरह से जो सब्जी बेचता है, वैसे ही एक आउटलेट होगा। ये जो भेसफेट है वो और सुधा दोनों मिलके तरकारी आउटलेट बनाएगी, और ये आउटलेट हर ब्लॉक स्तर पे होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। कहाँ पे होगा? हर ब्लॉक स्तर पे जो होगा तरकारी आउटलेट होगा। उसका था अगला जो है महिला के लिए। महिला के लिए बजट में बहुत सारा प्रावधान किया गया है, जो आप मेंस में भी लिख सकते हैं, एसए में भी लिख सकते हैं। कन्या विवाह मंडप, ये जो है वो प्रत्येक पंचायत स्तर पे खोला जाएगा, और इसका उद्देश्य है जो गरीब कन्या है उनको कम दाम पे जो है कम शुल्क पे विवाह भवन उपलब्ध कराना, और विवाह संबंधी जितनी भी सुविधाएं हैं उनको वहाँ पे उपलब्ध कराना। वेंडिंग जोन, ये एक महिला हाट खोला जाएगा। जहाँ भी वेंडिंग जोन होगा वहाँ अलग से एक महिला हाट खोला जाएगा। इसका उद्देश्य है महिला में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और महिला को व्यापार में भागीदारी को बढ़ाना। जिम ऑन व्हील्स, ये घूमता फिरता व्यायामशाला है। अभी इसका पूछेगा कहाँ ये शुरू किया गया है, तो अभी ये प्रायोगिक तौर पे सिर्फ पटना में किया गया है, बट इसका है कि जितने भी मेट्रो सिटी हैं या बड़े शहर हैं वहाँ पे खोला जाएगा। पिंक टॉयलेट, ये महिलाओं के लिए, आप ध्यान दीजिएगा, ये ग्रामीण स्तर पे नहीं है, ये शहरी स्तर पे है। पिंक टॉयलेट बोलेगा किस स्तर पे है, तो ये शहरी स्तर पे पिंक टॉयलेट महिला के लिए खोला जाएगा। अगला जो है उद्योग में हम बिहार सरकार जो है औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2 स्तर पे काम करती है। एक जो है उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, और दूसरा है आपको निवेश को आकर्षित करना। तो निवेश को आकर्षित करने के लिए बजट में इस बार बहुत सारा पॉलिसी जो है, जो पहले से चल रहा था उसको भी संशोधित किया गया, और नया पॉलिसी विभिन्न सेक्टर में निवेश को आकर्षित करने के लिए लाया गया है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेंस के लिए भी उतना ही है और पीटी के लिए भी उतना ही है। तो चलिए पहला हम पॉलिसी देखते हैं, वो है बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पॉलिसी 2025। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि औद्योगिक गति को, ऑब्वियसली जब औद्योगिक निवेश है तो 2 है, एक उद्योग और निवेश, 2 चीज़ है इसमें। तो औद्योगिकरण को भी बढ़ावा देंगे और निवेश को भी आकर्षित करेंगे, और जब ये दोनों होगा तो एक तीसरा उद्देश्य तो हर पॉलिसी का ही होता है कि रोजगार में जो है अवसर बढ़े और हमारा जो बिहार में पलायन है वो भी रुक सके। अब जैसे देखेंगे 70वीं में पूछा हुआ है पलायन से, तो आप इस तरह के जो इनिशिएटिव सरकार ले रही है वो आप एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं। अगला जो पॉलिसी है बिहार बायोफ्यूल उत्पादन पॉलिसी, संशोधन है, मतलब ये पहले से था बट इसको संशोधित किया गया है 2025। इसका उद्देश्य है अस्थायी और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देना। जैसे देखते होंगे मक्का से इथेनॉल को बनाना, गन्ना का जो बाय प्रोडक्ट होता है उसमें इथेनॉल को बनाना। और इसका मतलब जो लक्ष्य है वो है कि ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो पर्यावरण है हम 2 चीज़ कर सके, एक तो ऊर्जा को भी पूरा कर सके जो हमारी आवश्यकता है, दूसरा हम पर्यावरण को मिनिमम नुकसान पहुंचाए। जैसे अभी जो मैक्सिमम ऊर्जा मिलता है वो थर्मल पावर से मिलता है, और थर्मल पावर के लिए कोयला जलाना पड़ता है। जब कोयला जलता है तो उससे जो इमिशन होता है वो CO2 होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, सल्फर ऑक्साइड होता है। और आप जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज़्यादा अपना भूमिका अदा करता है। साथ ही जो नाइट्रस और सल्फर ऑक्साइड होता है वो एसिड रेन में, और ये दोनों आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन किस तरह से पर्यावरण को क्षति पहुँचाता है। अगला जो हमारा पॉलिसी है यानी बिहार सरकार का, वो है फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2025। इसका उद्देश्य है ऑब्वियसली एक तो किसान की आय में वृद्धि करना, दूसरा पर्यावरण में स्थिरता के साथ, मतलब हर जो पॉलिसी है, क्योंकि बिहार जो है हरित बजट शुरू करने वाला पहला स्टेट था, और यही 70वीं BPSC में पूछा है कि यह कब शुरू किया गया था, तो 2020-21 में। और उसी को ध्यान में रखते हुए हर पॉलिसी को फ्रेम किया गया है कि हम तो औद्योगिक डेवलपमेंट करेंगे ही, साथ ही पर्यावरण को मिनिमम नुकसान पहुंचाते हुए। और इसका जो तीसरा है वही जो क्षेत्रीय विकास है वो संतुलित होना चाहिए। जैसे आप बिहार में देखेंगे एक जिलावार जो है वो असमानता बहुत ज़्यादा है, तो प्लस रीजन वाइज अगर देखें उत्तर बिहार दक्षिण बिहार तो उसमें भी असमानता बहुत ज़्यादा है। और इसका जो एक और लक्ष्य है ऑब्वियसली जो हर का होता है रोजगार को सृजन करना। और हाँ, एक फैक्ट ये भी है कि फूड पार्क बिहार में कहाँ बनाया जा रहा है, तो वो मुजफ्फरपुर में है।
बिहार में फूड प्रोसेसिंग की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। जैसे आप देखेंगे मक्का उत्पादन में, मखाना में बिहार पहला है, लीची में पहला है, मशरूम में पहला है। तो इस तरह से जो फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी है वो बिहार के लिए इम्पोर्टेंट होता है। बिहार फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी, ये भी 2025 आया है और इसका भी उद्देश्य वही है कि फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण के हब के रूप में बिहार को विकसित करना। फिर यही से है कि पर्यावरण अनुकूल जो फार्मास्यूटिकल है उसको प्रमोट करना, अनुसंधान नवाचार को प्रमोट करना, शैक्षणिक स्तर पे भी और जो है औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और रोजगार का सृजन करना। प्लास्टिक, हाँ, फार्मास्यूटिकल जो पार्क बनाया गया है वो एन्नौर सारण में बनाया गया है। अब हमने देखा था फार्मास्यूटिकल जो पार्क है वो बनाया गया एन्नौर में, और जो फूड प्रोसेसिंग पार्क है वो बनाया गया है मुजफ्फरपुर में। फूड पार्क, हाँ ठीक है। उसके बाद है बिहार प्लास्टिक विनिर्माण पॉलिसी। उसका उद्देश्य वही है कि विनिर्माण को बढ़ावा देना। और प्लास्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? बेगूसराय में। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में नवाचार अनुसंधान को बढ़ाने के लिए बहुत सारा एक्सेलेंस सेंटर खोला गया है। तो ये एक तो पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट दे दे और फिर पूछे इसका एक्सेलेंस सेंटर क्या है, दूसरा 3-4 प्रोडक्ट दे दे और एक्सेलेंस सेंटर दे दे और मिलान करने के लिए दे दे। तो सबसे पहला देखते हैं गुड़ का पूसा में है और गन्ना का भी पूसा में है, सब्जी का चंडी में है और पान का वैशाली में है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। सॉरी यार। माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर, मतलब इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य के जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको सहयोग और समन्वय स्थापित करना, और ये जो अदर स्टेट हैं वहाँ पे इस तरह का माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। जैसे कोलकाता हो गया, आपका गुवाहाटी हो गया, कोयम्बटूर हो गया, चेन्नई हो गया, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब दिशा में इसको स्थापित किया जाएगा। अगला हमारा जो सेक्टर होगा वो हेल्थ होगा। हेल्थ में अगर देखिए तो ये तो मेंस में भी आप लिख सकते हैं, जब स्वास्थ्य से रिलेटेड 67th में पूछा था। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखा कीजिए। तो मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, उसमें निजी सेक्टर की भागीदारी होगी, साथ ही पब्लिक प्राइवेट मॉडल पे। हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा अनुमंडल स्तर पे। शहरी क्षेत्र में श्रम एरिया में नगर चिकित्सा सुविधा क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो अगला है वो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। असाध्य रोगों के इलाज के लिए व्यवस्था की जा रही है। जैसे अगर स्पेशली अगर देखें तो कैंसर के लिए इस बार बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। उसका रीज़न जाएंगे तो दोस्त बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलिए, कैंसर हॉस्पिटल खोला जाएगा। एक ये क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है कि कैंसर सेंटर कहाँ खोला जाएगा? बेगूसराय में। बिहार कैंसर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। साथ ही जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर को प्रमोट करता है, उसको रोकथाम के लिए जो है वो 9 से 14 वर्ष की जो बालिका होती हैं उनको ये वैक्सीनेशन किया जाएगा। और ये वैक्सीनेशन मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत किया जाएगा। और आप लोग पढ़े होंगे करंट में कि जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है उसका विकास सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया था और उसका नाम था सर्वावैक, ठीक है, वैक्सीन का नाम था। अब एनर्जी में आ जाते हैं तो इस बार मुख्य फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे किया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी में भी सोलर एनर्जी पे, और सोलर एनर्जी पे रूफटॉप सोलर एनर्जी और साथ ही फ्लोटिंग जो सोलर एनर्जी है दोनों। तो ये बीपीएससी पूछा है कि पहला सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया था? तो ये था कदीराबाद दरभंगा में, दूसरा सुपौल में, अब नवादा में अभी सबसे बड़ा है। और सबसे इम्पोर्टेंट है इस बार, जो पता नहीं क्यों हमको पता नहीं हर बार जब भी पढ़ते हैं तो ये लगता है कि जो सोलर एनर्जी है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसके भंडारण के लिए बैटरी व्यवस्था स्थापित की गई है। कहाँ पे? तो ये कजरा लखीसराय में है। अब ये वाला जितना भी है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब जितना भी कह लीजिए वीवीआई उतना है। बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड, ये इसका प्रारंभिक पूंजी कितना होगा? 25 करोड़। इसका उद्देश्य क्या है? हरित निवेश को आकर्षित करना। अब ये देखिए कि बिहार जो है वो जलवायु अनुकूल, इसका लक्ष्य इसका अनुकूल और कार्बन न्यूट्रल बनने में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभर कर आना चाहता है।
पढ़े ही देख चुके हैं, बिहार जो है हरित बजट पेश करता है। तो इसका जो ध्येय है वो यही है, हरित बिहार समृद्ध बिहार। और हरित बिहार के माध्यम से जो हमारा पंचामृत के तहत कार्बन न्यूट्रल का हमने जो लक्ष्य रखा है, जलवायु अनुकूल जो चीज़ें हमें करना है उसको प्रमोट करने की बात की गई है। जैसे जलवायु अनुकूल कृषि हो गया, हरित रोजगार इसका ध्येय है, कार्बन न्यूट्रल के रूप में विकसित करना, हरित जो निवेश है उसको आकर्षित करना। इसका जो ये है आपका बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड का ये उद्देश्य है। बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, ये है वायु गुणवत्ता में सुधार। अब देखे होंगे कि एयर क्वालिटी जो बिहार का है, स्पेशली पटना, गया और मुजफ्फरपुर का, वो बहुत बुरा होता है। और एयर पोल्यूशन में जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं वो मानव हेल्थ के लिए बहुत ही बेकार होते हैं। तो इसके लिए बिहार जो है बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट शुरू करेगा, जो 100 करोड़ की लागत से शुरू किया जाएगा। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, स्पेशली धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक पर्यटन योजना आया है। उसके तहत भी छठ को जो है वो प्रमोट करने के लिए होम स्टे योजना को प्रोत्साहित करने की बात की गई है। तो इसमें पूछेगा कि धार्मिक पर्यटन के तहत किसको प्रमोट किया जाएगा, छठ पूजा को, और उसके लिए क्या होगा, होम स्टे के लिए प्रमोट किया जाएगा। जैसे राजस्थान वगैरह सब में ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ बिहार की स्थापना की जाएगी। बिहार के जितने भी मान लीजिए कला है, पेंटिंग है, पारंपरिक शिल्प है, हस्तकला है, जितने भी है सबको प्रमोट करने के लिए इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ बिहार की स्थापना किया जाएगा। मौसम संबंधी आपदा जोखिम को न्यून करने के लिए मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित के अंतर्गत हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार स्थापित किया जाएगा। तो ये पूछ एक से 2-3 क्वेश्चन बन सकता है। एक तो हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार किस योजना के तहत स्थापित किया जाएगा, तो यह है मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत। और ये कहाँ पे किया जाएगा, पश्चिम चंपारण भागलपुर में। और इसका क्या उद्देश्य है, मौसम संबंधी जो आपदा होती है उसको न्यूनतम करना। ग्रो ग्रीन योजना, ऐसे तो लगता है ये कुछ प्लांटेशन से रिलेटेड है, बट ये नहीं, ये जितने भी निबंधन कार्यालय है उसको पूर्णतः पेपरलेस बनाना। और इस तरह का क्वेश्चन बिहार कई बार पूछ चुका है। ग्रीन एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। अभी देखे होंगे कैबिनेट ने 6 जिले में मंजूरी दी है, जिसमें सहरसा, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, भागलपुर, सुपौल ये डिस्ट्रिक्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्त। तो मुझे लगता है कि इसको अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग एकदम मस्त तरीके से पढ़िए। आज के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ यार, कर दिया कीजिए, अच्छा लगता है हमको भी। और मिलते हैं फिर बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।